Hello students, how are you? Students, we are reading your chapter number first of history, the French Revolution. This will be the part number 11 of your chapter. इस पार्ट में स्टूडेंट्स हमारी हेडिंग है फ्रांस एबलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स ए रिपब्लिक। मीन्स फ्रांस में मोनार्की ख़त्म हो जाती है और फ्रांस रिपब्लिक बन जाता है। मोनार्की क्या होती है स्टूडेंट्स? जो किंग का रूल होता है उसको मोनार्की बोलते हैं। और रिपब्लिक होता है एक ऐसी गवर्नमेंट की फॉर्म जिसमें गवर्नमेंट के साथ साथ गवर्नमेंट के हेड को भी पीपल चुनते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हम जैकोबिन्स के रूल के बारे में पढ़ेंगे। फ्रांस में नेशनल असेंबली के रूल के बाद जैकोबिन्स का रूल आता है। तो जैकोबिन्स के अंडर में फ्रांस रिपब्लिक बन जाता है और नेशनल असेंबली के अंडर में फ्रांस क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। नेशनल असेंबली वालों ने तो सिर्फ किंग की पावर को कम किया था, लेकिन जैकोबिन वालों ने किंग को मार दिया था। नेशनल असेंबली के अंडर में फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना था, लेकिन जैकोबिन वालों के अंडर में क्या बन गया? रिपब्लिक। तो जैकोबिन्स के बारे में पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि नेशनल असेंबली के रूल के कुछ सालों के बाद फ्रांस में किस तरीके के घटनाक्रम हो रहे थे। द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यूड टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स। स्टूडेंट्स, फ्रांस में नेशनल असेंबली के रूल के आने के बाद भी जो फॉलोइंग ईयर्स थे, आगे आने वाले साल थे, उनमें सिचुएशन टेंस थी, काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति थी। मीन्स नेशनल असेंबली के रूल के आने के बाद और कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार होने के बाद भी फ्रांस में इतना पीसफुल एनवायरनमेंट नहीं बना था। ऑल्दो लुई 16 हैड साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ही एंटर्ड इनटू सीक्रेट नेगोशिएशंस विद द किंग ऑफ पर्सिया। स्टूडेंट्स, लुई 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन तो कर दिए थे, लेकिन उसको अपनी पावर के जाने का मलाल था और उसने नीचे नीचे, सीक्रेट क्या होता? गुप्त रूप से पर्सिया के किंग के साथ एक नेगोशिएशन मीन समझौता या संधि कर ली। रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज टू वर वरीड बाई द डेवलपमेंट्स इन फ्रांस एंड मेड प्लान्स टू सेंड ट्रूप्स टू पुट डाउन द इवेंट्स that had been taking place there since the summer of 1789. स्टूडेंट्स, नेबरिंग कंट्रीज के रूलर्स ने फ्रांस में अपनी सेना भेजने का प्लान बना लिया। क्यों प्लान बना लिया स्टूडेंट्स? क्योंकि वो फ्रांस में होने वाले डेवलपमेंट से चिंतित थे। कौन से डेवलपमेंट? कि फ्रांस के लोगों ने किंग की पावर को कम कर दिया, अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, एक्टिव सिटीजन्स को वोटिंग राइट दे दिया। तो उन रूलर्स को चिंता किस चीज़ की थी? उनको इस चीज़ की चिंता थी कि कहीं लुई 16 के रूल की तरह तुम्हारा रूल भी ना चला जाए। तो उन्होंने अपनी सेना भेजने का फ्रांस में प्लान क्यों बनाया? क्योंकि वो फ्रांस में नेशनल असेंबली के रूल को ख़त्म करना चाहते थे और वापस फिर लुई 16 को राजा बनाना चाहते थे। क्योंकि उनको डर था कि आज फ्रांस की पब्लिक ने लुई 16 की पावर को कम किया है और कल को फ्रांस की पब्लिक से सीख ले करके तुम्हारी पब्लिक भी कहीं तुम्हारे साथ ऐसा ही ना कर दे। उनको अपनी राजगद्दी बचाने का डर था। तो प्लान बना लिया स्टूडेंट्स। नेबरिंग कंट्रीज जो पर्सिया थी, ऑस्ट्रिया थी, उनके किंग्स ने फ्रांस में सेना भेजने का उन्होंने प्लान ही बनाया था, लेकिन इससे पहले नेशनल असेंबली ने और कुछ शुरू कर दिया। देखिए क्या किया। बिफोर दिस कुड हैपन, द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वार अगेंस्ट पर्सिया एंड ऑस्ट्रिया। स्टूडेंट्स, पर्सिया और ऑस्ट्रिया या दूसरी नेबरिंग कंट्रीज
फ्रांस में सेना भेज दी। इससे पहले ही फ्रांस की नेशनल असेंबली ने अप्रैल 1792 में पर्शिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ लड़ाई की घोषणा कर दी। Thousands of volunteers thronged from the provinces to join the army. हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स वॉलंटियर्स आर्मी ज्वाइन करने लग गए। क्यों? क्योंकि वो पर्शिया और ऑस्ट्रिया में जाना चाहते थे लड़ाई लड़ने के लिए। वही लड़ाई जिस लड़ाई की घोषणा 1792 में पर्शिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ नेशनल असेंबली ने की थी। स्टूडेंट्स, जब नेशनल असेंबली ने 1792 के अप्रैल में ऑस्ट्रिया और पर्शिया के खिलाफ लड़ाई की घोषणा की तो ये रिवोल्यूशनरी वॉर का स्टार्टिंग पॉइंट था। रिवोल्यूशनरी वॉर क्या होते हैं स्टूडेंट्स? फ्रांस में नेशनल असेंबली ने ये डिसाइड किया कि जिस तरीके से हमने अपनी कंट्री में रिवोल्यूशन करके लुई 16 की पावर को कम किया है, उसी तरीके से हम दूसरे देशों में जा कर के भी रिवोल्यूशन करेंगे। और रिवोल्यूशन से भी वहाँ के किंग अगर अपनी पावर को नहीं छोड़ते हैं तो हम उनके खिलाफ वॉर करेंगे। मीन्स रिवोल्यूशन से काम नहीं चला तो फिर बात कहाँ पे आ जाएगी? वॉर पे। इन्हीं को बोलते हैं रिवोल्यूशनरी वॉर। और फ्रांस के लोगों ने अपना ये फ़र्ज़ भी समझा कि हमने तो किंग की पावर को ख़त्म कर दिया है और अपने लोगों को किंग के एक्सप्लॉयटेशन से बचा लिया है। लेकिन फ्रांस के लोगों ने अब सोचा कि हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम यूरोप की जो दूसरी कंट्रीज़ है वहाँ से भी किंग, जितने किंग हैं वहाँ पे, उनको भी ख़त्म करें और वहाँ के लोगों को भी आज़ादी और न्याय दिलाएं। Thousands of volunteers thronged from the provinces to join the army. स्टूडेंट्स, हज़ारों की संख्या में वॉलंटियर्स प्रोविंसेस से पेरिस जाने लग जाते हैं आर्मी ज्वाइन करने के लिए। क्योंकि अप्रैल 1792 में जैसे ही नेशनल असेंबली ने पर्शिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में वॉर की घोषणा की तो उन वॉर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए फ्रांस से हज़ारों की संख्या में वॉलंटियर्स पेरिस आने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इन रिवोल्यूशनरी वॉर्स में पार्टिसिपेट करना चाहते थे। मैंने आपको बताया था कि रिवोल्यूशनरी वॉर्स क्या होते हैं, कि दूसरी कंट्रीज़ में जा कर के फ्रांस के लोग रिवोल्यूशन करने लग गए जैसे उन्होंने फ्रांस में की थी। उनका ये विचार था कि हम रिवोल्यूशन करके पहले तो फ्रांस की तरह दूसरी कंट्रीज़ के किंग्स को हटाएंगे, अगर वो तब भी अपनी पावर नहीं छोड़ते हैं तो फिर है ना उनके अगेंस्ट में वॉर किया जाएगा। मीन्स पहले रिवोल्यूशन की जाएगी, अगर रिवोल्यूशन से बात नहीं बनी तो वॉर किया जाएगा। इन्हीं को बोलते हैं रिवोल्यूशनरी वॉर। दे सा दिस एज ए वॉर ऑफ द पीपल अगेंस्ट किंग्स एंड एरिस्टोक्रेसीज ऑल ओवर यूरोप। स्टूडेंट्स, रिवोल्यूशनरी वॉर में जैसे ही फ्रांस के वॉलंटियर्स ने पार्टिसिपेट किया तो ये वॉलंटियर्स इन रिवोल्यूशनरी वॉर को पूरे यूरोप के किंग्स और एरिस्टोक्रेसीज के खिलाफ वॉर मानते थे। क्योंकि स्टूडेंट्स वो पूरे यूरोप के किंग्स और जितने एरिस्टोक्रेट थे उनकी पावर को ख़त्म करना चाहते थे। जैसे नोबिलिटी, क्लर्जी, जितने भी लोग थे आपके, उनको ये हटाना चाहते थे। तो स्टूडेंट्स, अमोंग द पेट्रियोटिक सॉन्ग्स दे sang was Marseillaise, composed by the poet रॉजर द लाइल। उनमें से कुछ लोग जब वो रिवोल्यूशनरी वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे थे तो पेट्रियोटिक सॉन्ग भी गा रहे थे, मीन्स देशभक्ति गीत गा रहे थे। और एक ऐसा ही गीत मार्सिले था। इस गीत को कंपोज किया था रॉजर द लाइल ने। It was sung for the first time by volunteers from Marseilles as they marched into Paris and so got its name. जो मार्सिले सॉन्ग था वो सबसे पहले
मार्सिलस के वॉलंटियर्स ने गाया। मार्सिलस के जो वॉलंटियर्स थे वो जब पेरिस में जा रहे थे तो उस टाइम इन्होंने ये सॉन्ग गाया। वो भी आर्मी में भर्ती होने के लिए जा रहे थे पेरिस में, तो गीत गाते हुए जा रहे थे। कौन सा? मार्सिले। तो मार्सिलस के वॉलंटियर्स ने फर्स्ट टाइम गाया पेरिस जाते हुए, इसी वजह से इसका नाम मार्सिले पड़ा। द मार्सिले इज़ नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। स्टूडेंट्स, मार्सिले अब फ्रांस का नेशनल एंथम है और ये सबसे पहले मार्सिलस के वॉलंटियर्स ने गाया था रेवोल्यूशनरी वॉर्स के टाइम, क्योंकि कंट्री के हर पार्ट से वॉलंटियर्स आ रहे थे आर्मी में भर्ती होने के लिए, तो मार्सिलस से भी आ रहे थे और उन्होंने ही कौन सा सॉन्ग गाया था? मार्सिले। और फिर मार्सिले बाद में फ्रांस का नेशनल एंथम बना। द रेवोल्यूशनरी वॉर्स brought losses and economic difficulties to the people. स्टूडेंट्स, रिवोल्यूशनरी वार्स फ्रांस के लोगों के लिए बहुत बड़ी मात्रा में लॉस और इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज लेके आए, क्योंकि रिवोल्यूशनरी वॉर के तहत फ्रांस ने दूसरी कंट्रीज की एरिस्टोक्रेसी और किंग्स को ओवरथ्रो करने का जिम्मा उठाया था। अब उसने अपनी कंट्रीज में तो किंग की पावर को कम कर दिया था, लेकिन फिर उसने दूसरे देशों की जिम्मेवारी भी ले ली। इस जिम्मेवारी की वजह से फ्रांस को बहुत लॉस और इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज आई। वाइल द मैन वर अवे फाइटिंग एट द फ्रंट, वी मैन वर लेफ्ट टू कोप विद द टास्क ऑफ अर्निंग ए लिविंग एंड लुकिंग आफ्टर देयर फैमिलीज। स्टूडेंट्स, मैन तो रिवोल्यूशनरी वॉर में चले गए लड़ने के लिए, अब फैमिली की अर्निंग और फैमिली को लुक आफ्टर करने की जिम्मेवारी वीमेन के हाथ में आ गई, क्योंकि आदमी तो चले गए फ्रंट पे लड़ने के लिए। फ्रंट क्या होता है? युद्ध का मोर्चा। तो अब जो चैलेंज थे अर्निंग करने के और फैमिली की देखभाल करने के, तो उनके साथ कौन कोप कर रहा था? मीन्स मुकाबला कर रहा था, उनके साथ मुकाबला कर रही थी वीमेन। लार्ज सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन वर कन्विंस्ड दैट द revolution had to be carried further, as the Constitution of 1791 gave political rights only to the richer sections of society. बहुत ही बड़ी संख्या में पॉपुलेशन इस बात को लेके कन्विंस थी, मीन्स आश्वस्त थी कि रिवॉल्यूशन को आगे चलाया जाना चाहिए। क्यों चलाया जाना चाहिए? क्योंकि लोग नेशनल असेंबली के रूल से भी खुश नहीं थे और उन्होंने नेशनल असेंबली का एक ड्रॉबैक भी बताया, एक कमी भी बताई कि नेशनल असेंबली ने जो 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, उस कॉन्स्टिट्यूशन ने सोसाइटी के सिर्फ रिच लोगों को पॉलिटिकल राइट्स दिए हैं। और ये बात बिल्कुल सही भी थी, क्योंकि नेशनल असेंबली ने सिर्फ उन लोगों को वोटिंग राइट दिए थे जिन्होंने टैक्स पे कर रखा था, और वो लोग हैं ना किस में आते थे? रिच कैटेगरी में आते थे। तो इस वजह से लोग नेशनल असेंबली से भी खुश नहीं थे। पॉलिटिकल क्लब्स बिकेम एन इम्पोर्टेंट रैलिंग पॉइंट फॉर पीपल हु विश टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लान देयर ओवन फॉर्म्स ऑफ एक्शन। स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल क्लब एक इम्पोर्टेंट रैलिंग पॉइंट बन गए। रैलिंग पॉइंट होते हैं इकट्ठा होने की जगह बन गए। फॉर पीपल, उन लोगों के लिए, हु विश टू डिस्कस, जो डिस्कस करना चाहते थे गवर्नमेंट पॉलिसीज, मीन्स गवर्नमेंट की पॉलिसी पे, एंड प्लान देयर ओवन फॉर्म्स ऑफ एक्शन, और खुद के एक्शन के भी जो प्लान बनाना चाहते थे। मीन्स जो लोग गवर्नमेंट की पॉलिसीज या प्रोग्राम पे डिस्कस करना चाहते थे और वो खुद के प्लान या योजनाएं बनाना चाहते थे, तो उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट
रैलिंग पॉइंट या इकट्ठा होने की जगह, डिस्कस करने की जगह क्या बन गई? पॉलिटिकल क्लब्स। The most successful of these clubs was that of the Jacobins, which got its name from the former convent of Saint Jacob in Paris. जितने भी पॉलिटिकल क्लब्स में लोग डिस्कस करते थे स्टूडेंट्स, उन सभी क्लब्स में से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लब था जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब स्टूडेंट वो किसके नाम पे बना? जैकोबिन क्लब एक फॉर्मर कॉन्वेंट थे पेरिस के, सेंट जैकब, उनके नाम पे जैकोबिन क्लब बना। कॉन्वेंट स्टूडेंट कोई धार्मिक पुरुष होता है, कोई रिलीजियस आदमी होता है। जैसे हम कॉन्वेंट स्कूल्स देखते हैं, सेंट जोसेफ, सेंट मैरी, सेंट कबीर, तो ये सारे कॉन्वेंट स्कूल होते हैं और वो किसी एक है ना आपके रिलीजियस पर्सन के नाम पे बनते हैं स्कूल। ये ओल्ड टाइम से चल रहा है सिस्टम। जैसे मुस्लिम लोग मदरसों में पढ़ते थे और हिंदू लोग पाठशालाओं में पढ़ते थे, तो जो क्रिश्चियन लोग थे, ईसाई लोग, वो पढ़ने के लिए ओल्ड टाइम में कहाँ पे जाते थे? कॉन्वेंट में जाते थे। तो कॉन्वेंट के नाम पे, सेंट जैकब जो कॉन्वेंट था उसके नाम पे ही जैकोबिन क्लब का नाम पड़ा था। स्टूडेंट्स, कॉन्वेंट को हम एक ऐसी जगह भी बोल सकते हैं जहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरी रहते हैं। वीमेन टू हु हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड फॉर्म्ड देयर ओवन क्लब्स। महिलाएं भी इस पूरे पीरियड के दौरान, कौन से पीरियड के दौरान? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पीरियड के दौरान पूरी तरीके से एक्टिव रही और महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में पार्टिसिपेट किया। उन्होंने अपने खुद के पॉलिटिकल क्लब भी बना लिए मैन की तरह। सेक्शन 4 ऑफ दिस चैप्टर विल टेल यू मोर अबाउट देयर एक्टिविटीज़ एंड डिमांड्स। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का जो पार्ट नंबर 4 है, मीन्स जो सेक्शन 4 है, वो आपको विमेन की एक्टिविटी और उनकी डिमांड्स के बारे में बताएगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान उन्होंने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को अंजाम दिया और उन्होंने फ्रांस की गवर्नमेंट से किस तरह की डिमांड्स की। द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब बिलोंग्ड मेनली टू द लेस प्रॉस्पर्स सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। स्टूडेंट्स, जैकोबिन क्लब के मेंबर सोसाइटी के लेस प्रॉस्पर्स सेक्शन से बिलोंग करते थे। मीन्स वो कम प्रॉस्पर्स थे, कम अमीर थे और वो जैकोबिन क्लब्स के मेंबर सोसाइटी का एक गरीब तबका था। दे इंक्लूडेड स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिसंस सच एज शू मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स, एज वेल एज सर्वेंट्स एंड डेली वेज वर्कर्स। जैकोबिन क्लब के मेंबर्स में कौन कौन इंक्लूड थे स्टूडेंट? शॉपकीपर, दुकानदार होता है जो। आर्टिसंस भी थे। आर्टिसंस होते हैं स्टूडेंट्स जो कारीगर होते हैं। आर्टिसंस को हम क्राफ्ट पर्सन भी कह देते हैं। जो हाथ की दस्तकारी या हाथ का काम जानता है उसको हम आर्टिसन बोल देंगे। तो शॉपकीपर्स और आर्टिसंस जैकोबिन क्लब के मेंबर थे। आर्टिसंस कौन कौन से? शू मेकर्स, क्योंकि जूते बनाने का काम जानता है, वो भी हाथ का ही काम जानता है, शू मेकर भी। पेस्ट्री कुक्स, पेस्ट्री बनाने वाला। वॉच मेकर्स, घड़ी बनाने वाला। प्रिंटर्स, जो प्रिंटिंग प्रेस वगैरह होती है उसका काम करने वाला। इसके साथ साथ सर्वेंट भी जैकोबिन क्लब के मेंबर थे। और डेली वेज वर्कर, डेली वेज वर्कर जो प्रतिदिन दिहाड़ी मजदूरी करते थे, वो भी जैकोबिन क्लब के मेंबर थे। देयर लीडर वाज मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। जैकोबिन क्लब का लीडर स्टूडेंट्स मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। A large group among the Jacobins decided to start wearing long straight trousers similar to those worn by dock workers. स्टूडेंट्स, जैकोबिन क्लब का एक लार्ज ग्रुप डॉक वर्कर्स की तरह लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउज़र पहनने लग जाता है। लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउज़र क्या होता है? लंबा धारीदार पायजामा।
नॉर्मली रूप से डॉक वर्कर्स जो काम करते थे शिप्स की डॉक्स में, वो पहनते थे इसको, लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउज़र को। डॉक क्या होती है? समुद्री जहाज़ खड़ा होने का एक कटघरा होता है, उसको डॉक कहते हैं। और जो वहाँ पे काम करते हैं बंदरगाहों पे, पोर्ट्स पे, मीन्स हार्बर पे, उनको डॉक वर्कर्स कहते हैं। तो डॉक वर्कर्स पहनते थे नॉर्मली लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउज़र। लेकिन और किस ग्रुप ने लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउज़र पहनना शुरू कर दिया? वो ग्रुप था जैकोबिन्स का। This was to set themselves apart from the fashionable sections of society, especially nobles who wore knee breeches. स्टूडेंट्स, जैकोबिन क्लब के मेंबर लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउज़र अपने आप को सोसाइटी के जो नोबल्स थे उनसे अलग दिखाने के लिए पहनते थे, क्योंकि सोसाइटी के जो नोबल थे वो नी ब्रीचेज पहनते थे। नी ब्रीचेज क्या होता है स्टूडेंट्स? घुटनों से थोड़ी सी नीचे तक की एक आपके पतलून होती है, उसको नी ब्रीचेज बोलते हैं। और उस नी ब्रीचेज को पहनते थे नोबल्स, क्योंकि नोबल्स घुटनों से थोड़ी सी नीचे तक की ब्रीचेज पहन करके फिर उसके नीचे वो जूते पहनते थे। तो अपने आप को वो एक फैशनेबल सोसाइटी का पार्ट दिखाते थे कि हम फैशनेबल सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। इसी वजह से फ्रांस के नोबल नी ब्रीचेज पहनते थे। लेकिन अपने आप को नोबल्स या नी ब्रीचेज पहनने वालों से अलग दिखाने के लिए जैकोबिन क्लब्स के मेंबर ने लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउज़र पहनना स्टार्ट कर दिया। इट वॉज ए वे ऑफ प्रोक्लेमिंग द एंड ऑफ द पावर wielded by the wearers of knee breeches. स्टूडेंट्स, जैकोबिन्स क्लब के मेंबर जो लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउज़र पहनते थे वो ये दिखाने के लिए पहनते थे कि नी ब्रीचेज पहनने वालों की पावर का एंड होने वाला है। इस चीज़ को दिखाने के लिए ही वो लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउज़र पहनते थे। नी ब्रीचेज कौन थे जिनके पास पावर थी? नी ब्रीचेज यहाँ पे नोबल्स को बोलेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि नोबल्स ही नी ब्रीचेज पहनते थे। These Jacobins came to be known as sans-culottes, literally meaning those without knee breeches. स्टूडेंट्स, जैकोबिन क्लब के मेंबर्स का दूसरा नाम सन-क्यूलोट्स था। सन-क्यूलोट्स का मीनिंग होता है दोज विदाउट नी ब्रीचेज, मीन्स बिना घुटनों वाले, क्योंकि जो नोबल्स थे उनको विद नी ब्रीचेज बोला जाता था। वो घुटनों तक एक पतलून पहनते थे और फिर उसके नीचे वो शूज पहनते थे। लेकिन जैकोबिन क्लब के मेंबर लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउज़र पहनते थे, अपने एंकल टकनों तक का लंबा धारीदार पायजामा। सन्स-क्यूलोट्स मैन वोर इन एडिशन द रेड कैप दैट सिम्बोलाइज्ड लिबर्टी। इसके साथ साथ जैकोबिन क्लब के मेंबर, जिनको सन-क्यूलोट्स भी कहा जाता था स्टूडेंट्स, वो रेड कैप भी पहनते थे और ये रेड कैप लिबर्टी का सिंबल थी। वीमेन हाउएवर वर नॉट अलाउड टू डू सो, लेकिन वीमेन को रेड कैप पहनना अलाउड नहीं था। सिर्फ जैकोबिन मैन ही रेड कैप पहन सकते थे, जैकोबिन वीमेन नहीं। In the summer of 1792, the Jacobins planned an insurrection of a large number of Parisians who were angered by the short supplies and high prices of food. स्टूडेंट्स, 1792 में जैकोबिन क्लब के मेंबर एक आंदोलन करने का या एक इंसरेक्शन मीन्स विद्रोह करने का प्लान बना लेते हैं पेरिस के उन लोगों के साथ में जो पेरिस के लोग फूड की शॉर्ट सप्लाई और फूड के हाई प्राइसेस से परेशान थे। ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10th they stormed the palace of Turelius, massacred the king's guards, and held the king himself as hostage for several hours. स्टूडेंट्स, 10 अगस्त को जैकोबिन क्लब के मेंबर का विद्रोह शुरू होता है मॉर्निंग टाइम में। वो 10 अगस्त के दिन किस में स्टॉर्म मिल्स घुस जाते हैं, पैलेस ऑफ ट्रिलियस में जैकोबिन्स क्लब के मेंबर घुस जाते हैं,
किंग के गार्ड्स को मार देते हैं और पूरी की पूरी जो आपके किंग की फैमिली थी और किंग था उसको हॉस्टेज कर लेते हैं। वो हॉस्टेज मीन बंधक बना लेते हैं। लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। और फिर है ना थोड़ी देर के बाद स्टूडेंट्स रॉयल फैमिली राजा के परिवार को वो इम्प्रिजन कैद में डाल देते हैं। पहले तो कुछ टाइम के लिए बंधक बना देते हैं, लेकिन बाद में फिर उसको रॉयल फैमिली को मीन्स राजा के परिवार को वो बंधक बना देते हैं जेल में। इम्प्रिजन होता है जेल में बंदी बनाना। इलेक्शंस वर हेल्ड, इलेक्शन करवाते हैं जैकोबिन्स क्लब के मेंबर। फ्रॉम नाउ ऑन ऑल ऑफ ऑल मैन ऑफ 21 ईयर्स एंड अबाउ रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गोट द राइट टू वोट। और जब जैकोबिन क्लब के मेंबर इलेक्शन करवाते हैं तो वो है ना सभी आदमियों को जिनकी एज 21 ईयर से ऊपर थी सभी को वोटिंग राइट वो दे देते हैं। चाहे किसी के पास पैसा हो या ना हो तो सभी को वोटिंग राइट मिल जाता है। तो जैकोबिन क्लब के मेंबर वोटिंग एज कितनी कर देते हैं 21 ईयर्स, और उसमें टैक्स पे करने की कोई बात नहीं थी। मीन्स जिसने टैक्स पे कर रखा है वो भी और जिसने टैक्स नहीं भी पे कर रखा वो भी वोट दे सकता था। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड द कन्वेंशन। स्टूडेंट्स, अब नेशनल असेंबली का रूल फ्रांस में से चला जाता है और जैकोबिन्स का रूल आ जाता है। जैकोबिन्स के अंडर में जो नई असेंबली चुनेगी उसका नाम कन्वेंशन था। तो नेशनल असेंबली क्या बन गई, जैकोबिन के अंडर में आने के बाद वो बन गई कन्वेंशन। ऑन 21 सितंबर 1792 इट अबोलिस्ड द मोनार्की एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस रिपब्लिक। जैकोबिन क्लब के मेंबर 21 सितंबर 1792 को फ्रांस में से मोनार्की ख़त्म कर देते हैं और फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैकोबिन क्लब के मेंबर्स के बारे में यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं कि जैकोबिन क्लब के मेंबर्स ने वोटिंग एज कितनी रखी, 21 ईयर्स ऑफ एज। और स्टूडेंट्स, जैकोबिन क्लब के अंडर में जो असेंबली थी उसका क्या नाम था, उसका नाम था कन्वेंशन। और तीसरा क्वेश्चन बनता है कि जैकोबिन क्लब के अंडर में फ्रांस क्या बन जाता है, फ्रांस रिपब्लिक बन जाता है। As you know, republic is a form of government where the people elect the government included the head of the government। स्टूडेंट यहाँ पे रिपब्लिक की डेफिनेशन दी गई है। रिपब्लिक एक ऐसी गवर्नमेंट की फॉर्म होती है जिसमें लोग गवर्नमेंट के साथ साथ गवर्नमेंट के हेड को भी चुनते हैं। देयर इज़ नो हेरिडिटरी मोनार्की। यहाँ पे कोई वंशानुगत हेरिडिटरी मोनार्की नहीं होती। वंशानुगत होती है स्टूडेंट जिसमें एक ही वंश के या एक ही परिवार के लोग राजा बने। तो रिपब्लिक में कोई भी हेरिडिटरी मोनार्की नहीं होते। मोनार्की होता स्टूडेंट किंग का रूल। लुई 16 वाज सेंटेंस्ड टू डेथ बाय ए कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ ट्रीजन। स्टूडेंट्स, लुई 16 को मौत की सज़ा सुना दी जाती है कोर्ट में। किसके आरोप में, देशद्रोह के आरोप में। ट्रेजन होता है देशद्रोह। ऑन 21 जनवरी 1793 ही वाज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली एट द प्लेस टीला कॉनकॉर्ड। और लुई 16 को पब्लिकली रूप से प्लेस टीला कॉनकॉर्ड में 21 जनवरी 1793 को फांसी दे दी जाती है। एग्जीक्यूट का मतलब होता है स्टूडेंट्स यहाँ पे फांसी दे देना। द क्वीन मैरी एंथोनेट मेट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर। और जो आपके किंग की क्वीन थी मैरी एंथोनेट, लुई 16 की वाइफ, उसका भी यही हाल होता है। मीन्स उसको भी फांसी पर लटका दिया जाता कुछ टाइम के बाद। कॉन्वेंट, बिल्डिंग बिलोंगिंग टू ए कम्युनिटी डिवोटेड टू ए रिलीजियस लाइफ। स्टूडेंट्स, कोई कम्युनिटी जो रिलीजियस लाइफ से डिवोट होती है मतलब किसी रिलीजन को मानती है तो उस कम्युनिटी से बिलोंग करने वाली बिल्डिंग को ही कॉन्वेंट बोलते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कॉन्वेंट का मैंने एक मीनिंग बताया था कि कोई धार्मिक पुरुष होता है उसको भी कॉन्वेंट कह देते हैं, लेकिन एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे किसी रिलीजन को मानने वाले लोग रहते हैं उसको भी हम कॉन्वेंट बोल देते हैं। ट्रीजन, बिट्रायल ऑफ वंस कंट्री और गवर्नमेंट। स्टूडेंट्स, ट्रीजन का मीनिंग होता है देशद्रोह। अपनी गवर्नमेंट या कंट्री के अगेंस्ट में बिट्रायल कर देना। बिट्रायल मीन धोखा कर देना या विश्वासघात कर देना, उसको बोलते हैं ट्रीजन। द रिन ऑफ टेरर, द पीरियड फ्रॉम 1793 to 1794 इज रिफर्ड टू एज द रिन ऑफ टेरर। स्टूडेंट्स, 1793 से लेकर के 1794 तक का पीरियड रिन ऑफ टेरर जाना जाता है। रिन ऑफ टेरर का मतलब होता है आतंक या डर का राज। तो रोबेस्पियर फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ स्वेयर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। स्टूडेंट्स, रिन ऑफ टेरर रोबेस्पियर का टाइम था
रोबेस्पियर कौन था? जैकोबिन का लीडर। तो रोबेस्पियर ने जब रूल किया 1793 से 1794 तक, तो उसी को बोलते हैं रीन ऑफ टेरर। रोबेस्पियर ने स्टूडेंट्स बहुत ही सेवेयर कंट्रोल होता है, बहुत ही कठोर कंट्रोल की और पनिशमेंट देने की नीति अपनाई। मीन्स वो लोगों पे बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल रखता था और उनको आपके कठोर पनिशमेंट देता था, दंड देता था। ऑल दोज whom he saw as being enemies of the republic, ex-nobles and clergy, members of other political parties, even members of his own party who did not agree with his methods were arrested, imprisoned and then tried by a revolutionary tribunal। स्टूडेंट्स जो भी उसको उस अपना इनेमी नज़र आता था, मीन्स या रिपब्लिक का इनेमी नज़र आता था, रिपब्लिक को मानते थे जैकोबिन वाले, तो जैकोबिन का लीडर था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, वो भी जाहिर है रिपब्लिक को ही मानेगा। तो रिपब्लिक के खिलाफ जो भी बोलता, चाहे वो नोबल फैमिली के लोग होते पुराने, चाहे क्लर्जी वाले होते मीन्स चर्च वाले होते, चाहे दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर और उसकी खुद की पार्टी के मेंबर भी यदि उसकी बातों से एग्री नहीं होते थे तो वो उनको अरेस्ट गिरफ्तार कर लेता था, इम्प्रिजन जेल में डाल देता था और फिर रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल में उनके खिलाफ मुकदमा चलाता था। रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल होता स्टूडेंट्स क्रांतिकारी अदालत, ट्रिब्यूनल होता है यहाँ पे कोर्ट, और ट्राइड का मीन्स हो गया मुकदमा चलाना। इफ़ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी दे वर गिलोटिन्ड। स्टूडेंट्स, अगर रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल या कोर्ट किसी व्यक्ति को गिल्टी मीन्स दोषी मानता तो फिर उसको गिलोटिन कर दिया जाता था। गिलोटिन का मतलब होता है कि उसकी गर्दन काट दी जाती थी गिलोटिन नाम के एक डिवाइस के थ्रू। द गिलोटिन इज ए डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ 2 poles एंड ए ब्लेड विद विच ए पर्सन इज beheaded। स्टूडेंट्स, गिलोटिन एक डिवाइस होता है, इसमें 2 पोल्स लगी होती हैं, एक ब्लेड होता है और फिर जिसके थ्रू व्यक्ति को beheaded कर दिया जाता है, मीन्स उसकी गर्दन काट दी जाती है। इट वॉज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर गिलोटिन हु इन्वेंटेड इट। गिलोटिन जो डिवाइस था इसका आविष्कार डॉक्टर गिलोटिन ने किया था और उन्हीं के नाम पे इसका नाम गिलोटिन पड़ा था। रोबेस्पियर्स गवर्नमेंट issued laws placing a maximum ceiling on wages and prices। स्टूडेंट, रोबेस्पियर की सरकार ने कानून पास करके वेजेस और प्राइसेस की मैक्सिमम सीलिंग डिसाइड कर दी। मैक्सिमम सीलिंग हो गया अधिकतम सीमा, कि इससे कम कोई मजदूरी नहीं देगा और इस प्राइस से ज़्यादा कोई भी आदमी किसी वस्तु को नहीं बेचेगा। मीट एंड ब्रेड वर राशन। मीट और ब्रेड भी राशन पे मिलने लग गए। आपको पता है कि ब्रेड फ्रांस के लोगों की स्टेपल डाइट था, मुख्य भोजन था। पेजेंट्स वर फोर्स्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू द सिटीज एंड सेल इट एट प्राइसेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। अब जितने भी पेजेंट्स थे उनको अपना अनाज सिटी में ले जाना पड़ता था और गवर्नमेंट द्वारा फिक्स किए गए प्राइस पे बेचना पड़ता था। द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वाज फॉरबिडन। ऑल सिटीजन्स वर रिक्वायर्ड टू ईट द पेंडेगलाइट इक्वलिटी ब्रेड, ए लोफ मेड ऑफ होल व्हीट। स्टूडेंट्स, फ्रांस में रोबेस्पियर ने डिसाइड कर दिया कि कोई भी आदमी वाइट फ्लोर से बनी रोटी नहीं खाएगा, सभी पेंडेगलाइट खाएंगे। पेंडेगलाइट को इक्वलिटी ब्रेड भी कहते थे और वो एक साबुत गेहूं से बनी रोटी होती थी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे फ्लोर का मीनिंग होता है आटा और फॉरबिडन मीन्स मनाही करना। इक्वलिटी ब्रेड समानता रोटी होता है। तो सभी को ये बोल दिया गया कि कोई भी जो एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर से बनी रोटी है, मीन्स सफ़ेद आटे से बनी महंगी रोटी कोई नहीं खाएगा, सभी को पेंडेगलाइट खानी पड़ेगी। पेंडेगलाइट होती थी इक्वलिटी ब्रेड, समानता रोटी, और ये होल व्हीट साबुत गेहूं से बनी होती थी। लोफ का मीनिंग हो गया यहाँ पे ब्रेड या रोटी। इक्वलिटी वाज आल्सो साउट टू बी प्रैक्टिस थ्रू फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेस। स्टूडेंट्स, रोबेस्पियर ने स्पीच और एड्रेस मतलब बोलने और संबोधन करने के तरीकों में भी इक्वलिटी ला दी। इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल मॉन्सूर, सर एंड मदाम, मैडम, ऑल फ्रेंच मैन एंड वीमेन वर हेंसफोर्थ सिटोयन एंड सिटोयन। स्टूडेंट्स, पहले फ्रांस में संबोधन का जो तरीका था, आपके मैन को है ना मॉन्सूर सर कहा जाता था और वुमेन को मदाम कहा जाता था मीन्स मैडम। लेकिन रोबेस्पियर ने बोल दिया कि कोई भी
मंशूर और मदाम का यूज़ नहीं करेगा, अब सभी सिट्टोयेन और शिट्टोयिन का यूज़ करेंगे। सभी को नागरिक बना दिया गया। मंशूर और मदाम की जो पुरानी प्रथा थी वो ख़त्म कर दी गई। चर्चेज वर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिसेज। स्टूडेंट्स, रोबेस्पियर ने जितने भी चर्च थे उनको बंद कर दिया और चर्च की बिल्डिंग को बैरक्स और ऑफिसेज में कन्वर्ट कर दिया। चर्च कौन सा प्लेस होता है जहाँ पे क्रिश्चियन मीन्स ईसाई लोग पूजा करते हैं, उसको चर्च बोलते हैं। और चर्च की बिल्डिंग को बैरक्स होती है सेना की छावनी, उसमें कन्वर्ट कर दिया गया और गवर्नमेंट ऑफिस में बदल दिया गया। रोबेस्पियर pursued his policies so relentlessly that even his supporters began to demand moderation. स्टूडेंट्स, रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतने कठोर तरीके से लागू किया कि उसके सपोर्टर भी दया की भीख मांगने लग गए। परस्यूड का मतलब होता है स्टूडेंट्स लागू करना, रिलेंटलेसली मीनिंग आपके कठोर तरीके से, और मॉडरेशन दया याचिका करना है, दया की भीख मांगना। फाइनली ही वाज कन्विक्टेड बाय ए कोर्ट इन जुलाई 1794, अरेस्टेड एंड ऑन द नेक्स्ट डे सेंट टू द गिलोटिन। स्टूडेंट्स, अंत में रोबेस्पियर को अपने कर्मों की सज़ा मिली और कन्विक्टेड होता दोषी ठहराना। कोर्ट ने उसको 1794 की जुलाई मंथ में दोषी ठहरा दिया, उसको अरेस्ट कर लिया गया और उसको भी गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया, क्योंकि खुद वो लोगों को गिलोटिन पे चढ़ाता था। जैसा उसने किया वैसा ही बाद में उसके साथ हुआ।